हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओटी मेडिकल लेक्चर। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग टूल्स के बारे में, बीस यानी बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर, जो हेल्प करता है हमें पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल को एक्यूरेटली समझने में। इस वीडियो में हम बीस क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे काम करता है ड्यूरिंग ऑपरेशन और क्या बेनिफिट है, सब कुछ बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटरिंग को समझते हैं, यानी 20 को हम लोग पहले समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ आपको जो ये फिगर में दिखता होगा यही मॉनिटर है जो यहाँ पर पेशेंट का मॉनिटरिंग करता है। तो 20 क्या होता है? 20 एक ऐसा डिवाइस है जो आपके ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। जैसे ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी बताता है, वैसे ही 20 ब्रेन की एक्टिविटी को बतलाता है, खासकर ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। यानी अगर एनेस्थेसिया हम लोग देते हैं उस टाइम में पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल को चेक करते हैं कि पेशेंट कितना अवेक है या सीडेट है, तो इससे हम लोग पता करते हैं। इसी तरह इसमें जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको मॉनिटर बोलते हैं, और यहाँ पर जो लगा हुआ पावर बटन है, और यहाँ पर दिखता होगा इंटरफेस केबल है, और यहाँ पर जो लगा हुआ ये ही सेंसर है लगा हुआ, ये आपको ये सेंसर दिखता होगा, स्पेक्ट्रम इंडेक्स का सेंसर लगा हुआ है, और रियल टाइम ईईजी यहाँ पे आपको दिखाता होगा, और यहाँ पर करेक्ट आपको जो मॉनिटर पर दिखता होगा ये वैल्यू, इसी से हम लोग पता करते हैं। तो आगे हम लोग इसको समझते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 20 यानी 20 का इंट्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं। ए बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स 20 मॉनिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू नॉन इन्वेसिवली असेस अ पेशेंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग प्रोसीजर्स लाइक सर्जरी और सीडेशन। यानी कि हम जब पेशेंट्स को इंट्रा ऑपरेटिव में रखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी, उस टाइम में पेशेंट जो सीडेट रहता है उसका लेवल को पता करता है कौन, और ये जो होता है नॉन इन्वेसिव होता है, जो कि हमारा बॉडी के बाहर पार्ट यानी स्किन पे इसका यूज करते हैं, और एक डिवाइस है जो हमारा मॉनिटरिंग करता है कॉन्शियसनेस लेवल को कि अवेक है पेशेंट या सीडेट है, उस चीज को ये असेस करता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इंट्रा ऑपरेटिव के टाइम में, जब जीए देते हैं, जनरल एनेस्थेसिया जब पेशेंट को देते हैं तो ड्यूरिंग उस टाइम हमको यूज करना होता है इसको। 20 मॉनिटर यानी बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटरिंग कैसे होता है? डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया इज डिसाइरेबल टू मॉनिटर इन बोथ ASA एंड ISA। ये क्या होता है? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, इनके द्वारा मॉनिटरिंग में क्या क्या मॉनिटरिंग किया जाता है, इंक्लूड करा जाता है, वो कौन डिसाइड करता है? तो यही करता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसिया और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थेसिया, जो कि मॉनिटरिंग के लिए ये डिसाइड करता है। डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया को हम लोग चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं कि कितना डेप्थ जाता है। जैसे हम लोग डेप्थ क्या होता है कि डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया स्टेजेस होता है, जो कि 4 स्टेज होता है। डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया अगर आपको पढ़ना है तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ये होता है क्या? ये 4 मेन स्टेजेस होता है। इसमें सबसे पहले एनाल्जेसिया होता है, एक्साइटमेंट होता है, उसके बाद सर्जिकल एनेस्थेसिया होता है, उसमें 4 प्लान होता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग एनेस्थेसिया प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट्स कितना अवेक है, कितना सीडेट हो पाया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद स्टेज 4 में आता है पैरालिसिस, यानी कि क्या होता है उस टाइम में बहुत डेंजरस स्टेज होता है, जिसमें पेशेंट्स कोमा में भी जा सकता है, वह स्टेज होता है। यानी 4 स्टेज होता है। अगर इसको डिटेल में अगर पढ़ना है तो जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इट में बी इंक्लूडेड इन मैंडेटरी मॉनिटरिंग, यानी कि ये क्या है? मैंडेटरी है कि मॉनिटरिंग करना है। इससे हमारा जो पेशेंट होता है उसका डेप्थ को पता कर पाते हैं कि अभी कौन सा स्टेज में गया है। जब ये देते हैं हम लोग तो उस टाइम में इसको परफॉर्म करना जरूरी होता है, और ये मॉनिटरिंग करना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं अब तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर्स डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया, समझ गए कि कैसे करता है? मॉनिटर्स करता है डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया को। इसका इंट्रो में समझ रहे होंगे। मोस्ट ऑफ द मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द डेप्थ ऑफ एनेस्थेसिया इज बेस्ड ऑन EEG, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम का बेस्ड पर यह काम करता है, उसी के प्रिंसिपल पर काम करता है। EEG के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप क्या करके ये भी आप मेरे चैनल पे इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
तो उम्मीद करते हैं अब तक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि इसका यूज क्या होता है। बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर का यूज हम लोग कब करते हैं, जब डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, अगर जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो उस टाइम में इसका यूज करते हैं कि पेशेंट क्या है, एनाल्जेसिया स्टेज पे है, एक्साइटमेंट पे है, या सर्जिकल एनेस्थीसिया पे जा पाया है, या पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया, कोमा तक पहुंच गया है। तो इसको हम लोग पता करने के लिए, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड पे हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मॉनिटरिंग डेप्थ, यानी कि किस तरह से इसका प्रिंसिपल काम करता है मॉनिटरिंग करने के लिए, इसका कितना डेप्थ जा पाता है, इसको ये मॉनिटरिंग कर पाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम जो होता है उसी का प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होता है उसको ये रीड करता है, डिटेक्ट करके पता करता है, जिसमें कि क्या होता है कि बीटा वेव होता है, अल्फा वेव होता है, थीटा वेव होता है, उसके बाद डेल्टा वेव होता है। इससे पता कर पाते हैं कि ब्रेन का अभी एक्टिविटी क्या है। आइदर स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम ईईजी बेस्ड ऑन सम स्टिमुलस, यानी कि यहाँ पे देखिए आइदर इन दोनों में से स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेट, यानी कि क्या होता है इन दोनों में से किसी एक पे वर्क ये कर सकता है। ये दोनों जो कि ईईजी का पार्ट होता है वहां से जो वर्क करता है, ये दोनों में से किसी एक प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो हम चलिए उम्मीद करते हैं अभी तक समझ में आ गया होगा किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ईईजी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसको इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम बोलते हैं, इस पे वर्क करता है। अगर ये आप देखे होंगे तो अब तक ये आपका अगर ईईजी अगर क्लियर होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अगर नहीं क्लियर है तो आप जा करके वीडियो पहले देख ले, फिर आकर के इसको आप समझे तो बेहतरीन समझ में आएगा। EEG show the response in the form of complex waves with frequency from 0 to 50 हर्ट्ज। यहाँ पर देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 से 50 हर्ट्ज होता है। और को बतला दूं कि जो EEG में होता है उसमें 0 to 100 हर्ट्ज होता है। गामा भी वेव बनता है जो मोर रहता है 30 हर्ट्ज से। तो हम चलिए आगे इसको समझते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। जो रिस्पॉन्ड करता है ये कॉम्प्लेक्स वेव्स बनाता है, जो आपको यहाँ पर दिखता होगा। आपको यहाँ पर बीटा वेव दिखता होगा, अल्फा दिखता होगा, थीटा दिखता होगा, उसके बाद डेल्टा दिखता होगा। तो इसी तरह से एक वेव बनाता है जिसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं ब्रेन का एक्टिविटी को। अब देखिए यहाँ पर बीटा वेव जो है ये कितना रहता है 12 से 30 हर्ट्ज, यानी बीटा वेव जो होता है 12 से 30 हर्ट्ज होता है। हैज ए हायर फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड, इसका जो होता है हायर इसका फ्रीक्वेंसी होता है एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। अब यहाँ से आप लोग पहले समझिए कि यहाँ से समझिए कि कैसे होता है। सबसे पहले आप देखिए बीटा वेव है, यहाँ पर बीटा वेव आप देख रहे हैं 12 से 30 हर्ट्ज होता है। जो इसका जो अब वेव बन रहा है, वेव में पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे अब बनता हुआ जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और ये कितना दूरी कवर कर रहा है इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है। समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और ये जो दूरी कितना तक इसका वेव बना है इसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। समझ में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। उम्मीद करते हैं अब क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अल्फा वेव्स जो बनता है 8 से 12 हर्ट्ज, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। अब यहाँ पर देखिए इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ पर आपको इस फिगर में आपको दिखता होगा ये वेव में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा, उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी घटने लगा है। फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया होगा कैसे डिक्रीज हो रहा है। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पहले इतना पर जा रहा था, अब थोड़ा कम होने लगा। उसके बाद यहाँ से दूरी जो होता है एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा। तो इसको उम्मीद करते अब तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे होता है। थीटा वेव है 4 से 8 हर्ट्ज इसका होता है, 4 से 8 हर्ट्ज होता है। एम्पलीट्यूड फर्दर इंक्रीजेज, इसका जो एम्पलीट्यूड होता है क्या होता है, फर्दर इंक्रीजेज होने लगता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा में क्या होता है, फर्दर इसका इंक्रीजेज होने लगा है। उसके बाद
फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डिक्रीज होने लगा। अब देखिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना कम बनने लगा, अब देखिए इतना बढ़ने लगा, और इसका फ्रीक्वेंसी की जो दूरी है देखिए कम होने लगा है। उसके बाद आगे देखिए आप, डेल्टा वेव्स 1 से 4 हर्ट्ज होता है लेजर फ्रीक्वेंसी एंड हायर एम्पलीट्यूड होता है। इसका देखिए अब फ्रीक्वेंसी है कितना कम है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वह अधिक जाने लगा। इस फिगर में आप समझ सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसका प्रिंसिपल किस तरह से वर्क करता है, कैसे डिटेक्ट कर पाता है यहाँ पे वेव्स को, जिसमें कितना 4 वेव होता है। फिलहाल इसमें 4 वेव होता है, अगर ईजी पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको 5 वेव्स दिखाई देगा, जो कि गामा वेव एक अधिक है। यहाँ पर गामा वेव आपको दिखाई देता होगा, तो क्या है, बीटा वेव्स, अल्फा वेव, थीटा वेव, उसके बाद डेल्टा वेव। तो यहाँ से समझ सकते हैं डेल्टा वेव में कितना होता है, 1 से 4 हर्ट्ज होता है। उसके बाद थीटा वेव में क्या होता है, 4 से 8 हर्ट्ज होता है। अल्फा वेव में क्या होता है, 8 से 12 हर्ट्ज होता है। उसका बीटा वेव में क्या होता है, 12 से 30 हर्ट्ज होता है। और यहाँ से डेल्टा वेव में क्या होता है, लेजर फ्रीक्वेंसी होता है हायर, यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है। उसके बाद आपको थीटा वेव में दिखता होगा, क्या होता है, इसमें फर्दर इंक्रीजेज होने लगता है, उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज होने लगता है। फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपको अल्फा में दिखता होगा, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने लगता है। बीटा में आपको दिखता होगा, बीटा में क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी होता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ से डिटेक्ट कर पाते हैं कि ब्रेन किस तरह से वर्किंग करता है, इसका ये प्रिंसिपल रहा। और आगे हम लोग समझेंगे कि किस वर्क पे कैसे वर्क करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटैचमेंट ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को कहाँ अटैच करते हैं और कैसे ये वर्क करता है, इसको ये हम लोग समझते हैं। ए बैंड इज अटैच्ड ऑन द फोरहेड विच हैज 3 EEG इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड टू द इट्स विच मॉनिटर्स टू 3 lobes ऑफ ब्रेन। यहाँ पर आप देखिए क्या होता है, यहाँ पे कि 3 EEG इलेक्ट्रोड्स होता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 EEG इलेक्ट्रोड्स होता है, और जो यहाँ पर अटैच होता है, देखिए क्या होता है ना, फिर 3 जो लोब्स होता है ब्रेन को, उस पर वर्क करता है। सबसे देखिए फ्रंटल लोब्स आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर जो फ्रंटल लोब्स जो होता है ब्रेन का, इसका जो एक्टिविटीज होगा उसको डिटेक्ट करेगा फ्रंटल जो इलेक्ट्रोड्स रहेगा। उसके बाद पेरिएंटल जो हमारा इलेक्ट्रोड्स अटैच होता है, वह इसका वेव को डिटेक्ट करेगा, इसका जो ब्रेन का एक्टिविटीज होगा उसको डिटेक्ट करेगा। टेम्पोरल जो है, टेम्पोरल आपको दिख रहा है, टेम्पोरल क्या करेगा, इसका भी अटैच करेगा। तो टेम्पोरल में जो एक तो आपको यहाँ पर और जो इलेक्ट्रोड दिखता होगा, तो टेम्पोरल उस साइड का भी टेम्पोरल को डिटेक्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं अब क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये वर्क करता है। चलिए एक बार और समझते हैं। 3 EEG लीड्स होता है, जिसमें एक फ्रंटल पर लगता है, एक तो पेरिएंटल पर लगता है, एक तो टेम्पोरल पर लगता है, और यहाँ से डिटेक्ट करता है जो ब्रेन का जो एक्टिविटीज होता है उसको डिटेक्ट करता है, कितना डेप्थ में जा रहा है ब्रेन, उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये डिटेक्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और ये जो आपको दिखता होगा यहाँ पर ग्राफिकल आपको दिखाएगा, और यहाँ से पता कर पाते हैं कि किस तरह से इसका ब्रेन का फंक्शन कर रहा है। आगे हम लोग ये भी समझेंगे। स्टिमुलस इज बिगिनिंग सेंट एंड EEG रिस्पॉन्स इज ग्राफिकली एंड न्यूमेरिकली रिस्पॉन्स ऑन द मॉनिटर। यहाँ पर देखिए आपको ग्राफिकली भी दिखता होगा, इसमें अब दिख रहे होंगे कि यहाँ पे ग्राफिकल भी दिखाई देता होगा, और यहाँ से आपको न्यूमेरिकल यानी नंबर्स में भी दिखाई देता होगा। तो ये दोनों को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करता है, ग्राफिकली और न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कर पाता है मॉनिटर पे। यहाँ से हम लोग पता कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए, द पेशेंट इज लाइन ए 20 बैंड्स हैज ए बीन अटैच्ड विथ हैज द फ्यू इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर जो पेशेंट जो सोया हुआ है, लाइस है, उस पे क्या होता है कि यहाँ से अटैच करते हैं हम इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर पाते हैं, और वहाँ से ये क्या करता है कि यहाँ से फ्यू इलेक्ट्रोड्स जो होता है अटैच रहता है, और यहाँ से बैंड क्या करता है कि डिटेक्ट करके हमारे मॉनिटर तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेंड कर पाता है। विच corresponds to the 3 lobes and modulars will be attached to 20 monitors। क्या होता है यहाँ पर 3 जो मॉड्यूल्स होता है 3 lobes पे अटैच होता है, और वहाँ से क्या करता है कि मॉनिटर कर पाता है, बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटरिंग करता है, एंड इन अ रियल टाइम, यानी कि जो रियल टाइम होता है उस टाइम में ये मॉनिटर कर पाता है, कि रियल टाइम में ये मॉनिटर कर पा लेता है कि ब्रेन का जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को वह मॉनिटर कर पाता है, डिटेक्ट कर पाता है रियल टाइम पे हमारे स्क्रीन पर। यहाँ पे
रिप्रेजेंट हो जाता है यानी दिखाई देने लगता है। इन न्यूमेरिकल वैल्यू दैट्स विल गिव ए आइडिया ऑफ एनेस्थीसिया, उस टाइम में हमको आइडिया लग पाता है कि पेशेंट कितना डेप्थ में जा पाया है। डेप्थ को हम यहाँ से पता कर पाते हैं कि पेशेंट अवेक है या सीडेट में चले गया है, यहीं से हम लोग इसको पता करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से अटैच करा जाता है ब्रेन पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्रंटल लोब्स दिखता होगा, फ्रंटल के पास एक इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ओरिएंटल लोब्स के पास एक इलेक्ट्रोड्स को अटैच करते हैं, उसके बाद टेम्पोरल के पास एक अटैच करते हैं और इसका अपोजिट साइड में भी एक अटैच करते हैं, आपको यहाँ पे एक दिखता होगा। तो इसी तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ बीच वेरीज फ्रॉम 0 to 100, यानी इसका जो वैल्यू हम लोग बनाते हैं, वैल्यू कितना होता है 0 to 100 इसका वैल्यू रहता है, इसी पे हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जो आपको मॉनिटर में जो दिखाई देता है ये को 0 से 100 तक दिखाई दे सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर कोमा, जब पेशेंट कोमा में चले जाएगा तो नो ईजी एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा फ्रंट लाइन दिखाई देगा, यहाँ पे कोई ईजी का पैटर्न नहीं दिखाई देगा और कोई नंबर्स नहीं दिखाई देगा। उसके बाद देखिए 40 to 60 टारगेटेड इंट्रा ऑपरेटिव पीस, यानी कि हम लोग जो इंट्रा ऑपरेटिव का जो टारगेट रखते हैं 40 to 60 होता है, वहाँ से हम लोग पेशेंट को सीडेट कर पाते हैं और वहाँ से सर्जरी परफॉर्म कर पाते हैं। 60 to 80 टारगेट सीडेशन 20, यानी कि ये टारगेटेड रहता है कि हम लोग सीडेट हो जाता है, पेशेंट एकदम बिल्कुल सीडेट हो जाता है, यानी कि हम लोग 40 80 वैल्यू के बीच हम लोग परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद अगर 100 रहेगा तो फुल्ली अवेक है, पेशेंट क्या होगा फुल्ली अवेक रहेगा। 100 अगर वैल्यू रहेगा तो पेशेंट फुल्ली अवेक रहेगा। तो उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। अगर पेशेंट कोमा में चले जाएगा तो यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं दिखाई देगा, जो हमारा मॉनिटर है, मॉनिटर पे कोई भी ग्राफ्स नहीं दिखाई देगा और यहाँ पर नंबर्स जो दिखाई देता है वो भी नहीं देगा, एकदम फ्लैट लाइन 0 हो जाएगा। 40 to 60 अगर रहेगा टारगेट, यानी कि टारगेटेड इंट्रा ऑपरेटिव रहेगा। उसके बाद 62 रहेगा तो टारगेटेड सीडेशन 20 हो जाएगा। उसके बाद 100 रहेगा तो फुल्ली अवेक है पेशेंट, यानी जैसे अवेक है, यहाँ पेशेंट का जो इलेक्ट्रिकल वेव्स होता है उससे हम लोग इसको पता करते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब तक समझ में आ गया होगा। तो यूज ऑफ बीस, यानी कब कब इसका कहाँ यूज होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर में प्रिवेंस इंट्रा ऑपरेटिव अवेयरनेस, यानी क्या होता है इंट्रा ऑपरेटिव अवेयरनेस को हम लोग बनाए रखते हैं कि अवेयर रहते हैं कि पेशेंट कहीं जहाँ पर सीडेट तो पेशेंट नहीं हो गया, तो उसके लिए अवेयर रहते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट को पेन होगा तो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं कि इससे पता चलता है कि पेशेंट अभी फुल्ली सीडेट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट, इसका मतलब होता है कि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पेशेंट को, जो मेडिसिन जो देते हैं, जो ड्रग्स देते हैं, उसका क्या डोज है उसको हम लोग इससे पता करते हैं अब कितना, और यानी एडमिनिस्ट्रेशन कितना और ड्रग्स करना और पेशेंट्स को कितना ड्रग्स का ज़रूरत है उससे पता कर पाते हैं कि डोज को हमारा इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है, बढ़ाना है या घटाना है डोजेज। तो यहाँ से पता चल पाता है कि पेशेंट अभी अवेक के तरफ जा रहा है तो हम तुरंत उसका डोज बढ़ा देंगे। अगर पेशेंट फुल्ली 40 से नीचे जाने लगता है तो फिर इसका डोज घटा देते हैं। फास्ट पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होता है, इसके का हेल्प से क्या होता है फास्ट पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी पेशेंट को होता है। तो उम्मीद करते हैं अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर वीडियो अब तक आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। क्या आप मेडिकल टॉपिक पर और भी आसान और क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपको ऐसी वैल्यूएबल जानकारी मिलेगी जो आपको और भी स्मार्ट बनाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।